Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. अक्टूबर 2017 की बात है। मेरे दोस्त इवान गेशकोविच ने मॉस्को जाने की एक रात पहले मुझे टेक्स्ट किया। उसने लिखा, मैं कल सुबह मॉस्को जा रहा हूँ। वो बहुत खुश लग रहा था। उसने मुझे कहा कि अपने सभी दोस्तों से कह दो मुझे रूस घुमाने के लिए तैयार रहें। अगली सुबह जब वो मॉस्को पहुंचा तो उसने मुझे फिर टेक्स्ट किया, लिंडा मैं पहुंच गया हूँ, यहाँ बहुत ठंड है। लेकिन उसने मौसम की परवाह नहीं की। उसे वहाँ के लोगों और उस जगह से प्यार हो गया था। पिछले हफ्ते ही मेरे दोस्त इवान को हिरासत में ले लिया गया। उसका कसूर क्या था? उसका रूस के प्रति प्यार ही उसे वहाँ खींच लाया था। ये बात लिंडा ने अपने दोस्त इवान गेशकोविच के लिए लिखी है। इवान अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार हैं और लगभग 6 सालों से रूस में रह रहे थे। वो अखबार के लिए बतौर रूसी संवाददाता काम करते थे, लेकिन 30 मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वो रूसी शहर येकातेरिनबर्ग में रिपोर्टिंग के लिए गए हुए थे, तभी उनकी गिरफ्तारी हुई है। रूस का कहना है वे जासूसी कर रहे थे, उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। व्हाइट हाउस ने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। तो आइए जानते हैं इवान गेशकोविच की पूरी कहानी क्या है, उन्हें रूस ने क्यों गिरफ्तार किया और अमेरिका का इस पर क्या रिएक्शन आया। साथ ही ऐसे कुछ केसेस जानेंगे जिनमें अमेरिकी नागरिक रूस की जेल में बंद रहे, अमेरिका ने उनकी रिहाई करवाई। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। सबसे पहले कहानी इवान गेशकोविच की। साल 1979 में इवान के माता पिता सोवियत यूनियन छोड़कर अमेरिका आ बसे। वो सोवियत यूनियन छोड़कर पराए मुल्क आ तो ज़रूर गए थे, लेकिन उसकी छाप अभी भी नहीं मिटी थी। इवान और उनकी बहन रूसी भाषा बोलते हुए बड़े हो रहे थे। भाषा के इतर इवान का रूसी कल्चर से ख़ास लगाव था। उन्होंने न्यू जर्सी के प्रिंसटन हाई स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद इवान ने फ़िलॉसफी और अंग्रेज़ी भाषा पढ़ने का मन बनाया। उन्होंने इसके लिए बॉर्डन कॉलेज में दाखिला ले लिया। पढ़ाई के दौरान ही इवान की लिखने में रुचि पैदा हुई। कॉलेज में रहते हुए ही वो द बॉर्डन ओरिएंट के लिए लिखने लगे। ये उनके कॉलेज का अखबार था। 2014 तक इवान का ग्रेजुएशन पूरा हो गया। ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद वो थाईलैंड चले गए। वहाँ वो पत्रकारिता से जुड़ी एक फेलोशिप करने लगे। इवान ग्रेजुएशन के बाद लिखाई पढ़ाई में मशगूल हो गए थे, लेकिन फेलोशिप से मिला पैसा कितने दिन साथ देता। फेलोशिप भी ख़त्म होने को आ रही थी। ऐसे में इवान को एक परमानेंट नौकरी की तलाश थी। हमने शुरुआत में लिंडा का जिक्र किया। लिंडा पेशे से पत्रकार हैं और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। वो इवान को कॉलेज के वक्त से ही जानती हैं। फेलोशिप के बाद जब इवान को नौकरी की ज़रूरत समझ आई तो उन्होंने लिंडा को ही एक ख़त लिखकर मदद मांगी। उनसे पूछा कि मीडिया में जॉब कैसे मिलेगी। इवान लिंडा को अपने लेख और कई बार स्टोरी पिच भी भेजा करते थे। लिंडा कहती हैं इवान के अंदर पत्रकारिता का एक जुनून सवार था। वो एक पेशेवर पत्रकार बनने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। साल 2016 में इवान की पहली नौकरी लगी। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ काम करना शुरू किया, पर इवान का दिल रूस में लगता था। जैसा कि उनके दोस्त बताते हैं, वो रूसी कल्चर से प्रभावित थे और उन्हें वहाँ के लोगों से प्यार था। इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स में 1 साल काम करने के बाद इवान ने बैग पैक कर रूस की टिकट कटा ली और पहुँच गए मॉस्को। साल 2017 में उन्होंने द मॉस्को टाइम्स ज्वाइन कर लिया। मॉस्को टाइम्स अंग्रेज़ी और रूसी भाषा में छपने वाला अखबार है। जिस साल इवान ने वहाँ काम शुरू किया, उसी साल इसका ऑनलाइन संस्करण भी लॉन्च हुआ। अखबार अक्सर पुतिन की पॉलिसीज़ को लेकर आलोचना किया करता था। साल 2020 में अखबार को अपना हेडक्वार्टर रूस से शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि रूस में मीडिया की आज़ादी सीमित करने के लिए कई नियम कानून लाए जा रहे थे। साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अखबार पर सरकार की आलोचना के आरोप लगे। इसी साल अखबार को रूस में बैन कर दिया गया था। पर इवान शायद ये सब पहले ही भांप चुके थे। इन सब के पहले ही साल 2020 में वो नई नौकरी की तलाश में लग गए थे। फिर उन्हें न्यूज़ एजेंसी AFP की तरफ से ऑफर आया। इवान ने कबूल कर लिया। नौकरी बदली, लेकिन जगह नहीं। अब इवान जैसे रूस के होकर ही रह गए थे। इवान ने AFP के साथ तकरीबन 2 साल काम किया और फिर साल 2022 में उन्होंने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ज्वाइन कर लिया। वो अखबार में बतौर रूसी संवाददाता काम करने लगे। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध हुआ। इवान ने इससे जुड़ी कई स्टोरीज अखबार के लिए कवर की। मार्च 2023 में इवान रूस के येकातेरिनबर्ग शहर गए रिपोर्टिंग के लिए। उन्हें वहां वैगनर ग्रुप से जुड़ी कुछ स्टोरीज कवर करनी थी। वैगनर एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। इसका मालिक
पुतिन का शेफ कहा जाने वाला येवगेनी प्रिगोजिन है। प्रिगोजिन एक जाने माने रूसी फाइनेंसर भी हैं। फरवरी 2021 में येवगेनी का नाम FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जोड़ा गया था। वैगनर ग्रुप रूस की तरफ से यूक्रेन की जंग में लड़ रहा है और बढ़ चढ़कर लड़ रहा है। जानकार बताते हैं कि जब सेना कहीं रिटेलिएट करती है तो आगे हमेशा वैगनर के सैनिकों को ही रखा जाता है। इवान इसी से जुड़ी कुछ स्टोरीज कवर करने गए थे और उसी समय उन्हें अरेस्ट किया गया था। कैसे हुई इवान की गिरफ्तारी, अब वो भी जान लेते हैं। 29 मार्च की शाम इवान फील्ड से लौटे। वो येकातेरिनबर्ग के एक रेस्तरां में गए। ठीक 2 घंटे बाद उनका फ़ोन ऑफ आने लगा। दोस्तों ने उनसे संपर्क साधने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो नहीं मिले। उनकी लास्ट लोकेशन वहीं बताई जा रही है। 30 तारीख को मीडिया में खबर आई कि रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। 30 मार्च को ही इवान को मॉस्को के कोर्ट के सामने से निकलते हुए देखा गया। उनके साथ पुलिस के अफसर मौजूद थे और उन्हें एक गाड़ी में ले जाया जा रहा था। मॉस्को कोर्ट की प्रेस सर्विस ने कहा कि इवान को 29 मई तक कस्टडी में रखा जाएगा। रूसी सुरक्षा एजेंसी FSB का कहना है कि इवान को अवैध गतिविधियों के कारण गिरफ्तार किया गया है। उन पर जासूसी करने का संदेह है। वो पत्रकारिता की आड़ में जासूसी कर रहे थे। हमने इवान को गिरफ्तार कर उनकी अवैध गतिविधियों को रोक दिया है। इवान ने रूस में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अपील दायर की है। हालांकि अभी तक उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। 29 मई तक उन्हें रूस की लेफोटोवो जेल में प्री ट्रायल डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। अमेरिका ने इवान की तत्काल रिहाई करने की मांग की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गहरी चिंता जाहिर की है और इवान की जल्द से जल्द रिहाई की मांग भी की है। इवान की गिरफ्तारी से केवल अमेरिका नाराज नहीं है, बल्कि इसका पूरी दुनिया से रिएक्शन आया है। दुनिया भर के 3 दर्जन से ज़्यादा एडिटर्स ने अमेरिका में रूसी राजदूत को पत्र भेजा है और उसमें अपने साइन किए हैं। पत्र में इवान की हिरासत की निंदा की गई और कहा गया है कि इवान की अनुचित गिरफ्तारी सरकार की प्रेस विरोधी नीति को जाहिर करती है। रूस इवान को गिरफ्तार करके ये संदेश भेज रहा है कि उसकी सीमाओं के भीतर पत्रकारिता करना अपराध है। इस लेटर को साइन करने वालों में द वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, वॉशिंगटन पोस्ट और कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट समेत और भी कई संस्थाओं और समूहों के लोग शामिल हैं। अब इस केस में लेटेस्ट अपडेट क्या है वो भी जान लेते हैं। 10 मार्च को अमेरिका ने इवान को रॉन्गफुली डिटेन्ड का तमगा दिया है। रॉन्गफुली डिटेन माने उन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। इस तमगे के क्या मायने हैं? जब भी किसी नागरिक को विदेश में गिरफ्तार किया जाता है और अमेरिका को पता होता है कि उनका नागरिक बेकसूर है, तो अमेरिका उनकी रिहाई के भरपूर प्रयास करता है। लेकिन जब बात नहीं बनती तो गिरफ्तार व्यक्ति को रॉन्गफुली डिटेन का तमगा दिया जाता है और उसके केस को ऑफिस ऑफ द स्पेशल एनवॉय फॉर हॉस्टेज अफेयर्स को सौंप दिया जाता है। इस डिपार्टमेंट में केस जाने के बाद उसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। फिर उस गिरफ्तार व्यक्ति की प्रोफाइल को आगे बढ़ाया जाता है। सरकार उसकी रिहाई के लिए और संसाधन खर्च करने की अनुमति दे देती है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद इवान की रिहाई का रास्ता खुलेगा। रूस ने इवान की गिरफ्तारी पर क्या कहा वो भी आप सुनिए। А вот деятельность его, в частности, то, что было в Екатеринбурге, заявленному статусу журналиста, она не соответствовала. Это была деятельность, которую назвать журналистикой нельзя, это не журналистика. Соответственно, в отношении этих его деяний, поступков и были заявлены претензии нашей Федеральной службы безопасности. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इवान की गिरफ्तारी पर गंभीर नजर आते हैं। वो पहले दिन से ही इवान की गिरफ्तारी को अवैध बताते आए हैं। आगे क्या होना है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ऐसे केसेस में अब तक का इतिहास क्या कहता है वो आपको ज़रूर बताए देते हैं। सबसे पहले हालिया घटना पर ही चलते हैं। अमेरिका की बास्केटबॉल प्लेयर ब्रिटनी ग्राइनर फरवरी 2022 में एक बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए रूस गई थी, लेकिन रूस पहुंचते एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। रूसी कस्टम अधिकारियों का दावा है कि उनके पास 0.7 ग्राम हैश ऑयल मिला था। 7 जुलाई को ग्राइनर को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं जानबूझकर ड्रग्स नहीं लाई थी, जल्दबाजी में सामान पैक करते समय डब्बा बैग में छूट गया था। मेरा कानून तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। चूंकि ब्रिटनी का केस हाई प्रोफाइल था, इसलिए अमेरिका लगातार रूस के साथ नेगोशिएशंस में लगा रहा। 8 दिसंबर 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर ब्रिटनी की रिहाई की जानकारी दी, लेकिन उसकी रिहाई के पीछे कहानी क्या है, उसकी रिहाई हुई कैसे? वह ये कि ब्रिटनी के बदले रूस ने भी अपना एक कैदी मांगा, नाम विक्टर बाउट।
मौत का सौदागर कहा जाने वाला विक्टर बाउट पिछले 1 दशक से अमेरिका की जेल में बंद था। उसकी सज़ा 2036 में ख़त्म होने वाली थी। विक्टर दुनिया भर में हथियारों की बिक्री और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात था। उसका नेटवर्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सूडान, अंगोला, कांगो, लाइबीरिया, फिलीपींस और रवांडा तक फैला हुआ था। 2007 में उस पर मर्चेंट ऑफ डेथ किताब भी लिखी गई थी। साल 2008 में वो अमेरिका की गिरफ्त में आया था। दोनों कैदियों को अबू धाबी एयरपोर्ट पर लाया गया। दोनों प्लेन से एयरपोर्ट पर उतरे और अपने अपने देश के अधिकारियों के साथ अपने अपने देश चले गए। इस तरह हुई थी एक अमेरिकी नागरिक की रिहाई जो रूस की जेल में करीब 8 माह तक रही थी। अमेरिका और रूस के बीच हुई कैदियों की अदला बदली की एक और कहानी सुनिए। ट्रेवर रीड एक पूर्व मरीन है जो 2019 में मॉस्को गए थे अपनी प्रेमिका से मिलने। वहाँ पुलिस ने उन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। साथ में एक आरोप लगा। आरोप ये कि पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए ट्रेवर रीड ने ड्राइवर का हाथ पकड़ने की कोशिश की, जिसके चलते गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। इस मामले में रीड को 9 साल की सज़ा सुनाई गई। इधर रीड का परिवार उनकी रिहाई की कोशिश में लगा रहा। अप्रैल 2022 में रीड की रिहाई को लेकर अमेरिका और रूस के बीच एक डील हुई। रूस रीड की रिहाई के लिए तैयार हो गया। बदले में अमेरिका को कॉन्स्टेंटिन याराशेको को रूस के हवाले करना पड़ा। कॉन्स्टेंटिन 2010 से अमेरिका की जेल में बंद थे। उन्हें कोकीन स्मगल करने के आरोप में पकड़ा गया था। कॉन्स्टेंटिन की सज़ा के 8 साल बाकी थे, लेकिन उससे पहले उन्हें रूस के हवाले कर दिया गया। ध्यान दीजिए, ये घटनाक्रम तब हुआ जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो चुका था और अमेरिका और रूस के बीच तनाव अपने चरम पर था। चूंकि कैदियों की रिहाई से दोनों देशों के हित सधते हैं, इसलिए अदला बदली की प्रक्रिया चलती रहती है। ट्रेवर रीड और ब्रिटनी ग्राइनर के केस से तो ऐसा ही लगता है कि इवांस की रिहाई भी कुछ इस तरह ही हो सकती है। हम किसी तरह का दावा नहीं करें, लेकिन दोनों देशों का इतिहास यही बताता है। ऊपर से इवान का केस हाई प्रोफाइल बन गया है। वो एक बड़े मीडिया संस्थान में पत्रकार हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका इवांस की रिहाई के लिए क्या करता है और कब तक उनकी रिहाई हो पाती है। मामले में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको लल्लन टॉप पर लगातार बताते रहेंगे। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या इवांस को फंसाया जा रहा है या रूस की जासूसी वाले दावों में कोई दम है? आप जो भी सोचते हो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।